किसान भाइयों बहनों, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो हमारा भारत देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, लेकिन जब बात कृषि की हो तो कृषि में कैसे पीछे रह जाएगा। कृषि में भी हमारे भारत देश ने कई सारे उपकरण का निर्माण किया है और हमारे साइंटिस्ट और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हर दिन निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी का, नई नई तकनीक का उपयोग करके हमारे किसानों की आय को बढ़ा सकें। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन की तकनीक के बारे में। ड्रोन, वैसे ये जो तकनीक है, वैसे ये जापान से आई हुई है। जापान में इसका भरपूर प्रचलन किया जाता है कृषि में भी। जब फर्टिलाइज़र डालना होता है खेत में या दवाई का छिड़काव करना होता है तो ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। लेकिन अब ये तकनीक हमारे भारत देश में भी आ चुकी है। जी हाँ, आप बहुत ही कम बजट में, यानी कि आप कम लागत में इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी पैदावार के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कृषि में ड्रोन तकनीक के बारे में और इसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर CR मेहता जी। निदेशक हैं CIAE केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग भोपाल से। आइए जानते हैं विस्तार से ड्रोन तकनीक के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल जो कि नबी बाग बेरासिया रोड पर स्थित है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट खास तौर से कि कृषि में जो भी उपकरण आते हैं या एग्रो प्रोसेसिंग में जो मशीनरी काम में आती है उनके विकास में लगा हुआ है। और आजकल हमारे संस्थान का मुख्य फोकस ये है कि जो सेंसर बेस है, AI बेस है, IoT बेस है, जो कि नई तकनीकियाँ हैं, उसका कृषि में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हमारा संस्थान लगा हुआ है। इसी संदर्भ में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आजकल भारत सरकार ड्रोन का भी कृषि में उपयोग को बढ़ावा देने पर बहुत प्रयासरत है। उस दिशा में कई भारत सरकार ने प्रयास किए हैं। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर से कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, ख़ास तौर से कि दो प्रकार के काम के लिए। एक तो है कि पेस्टिसाइड जो कि स्प्रे करते हैं कई क्रॉप्स में, उसके लिए गाइडलाइंस बनाई है। दूसरा है कि क्रॉप में जो न्यूट्रिएंट और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए भी गाइडलाइंस विकसित की गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खेती में ड्रोन क्या होता है कि ड्रोन जैसे आपको खेती में मॉनिटर करना है कि बीमारी कहाँ कहाँ लगी है, तो आपको खेत में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ड्रोन क्या करता है कि ड्रोन से आप फ़ोटो ले लेता है और उस फोटो को एनालाइज करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस जगह पर कौन सी बीमारी लगी हुई है, और फिर उसके बाद ड्रोन वहाँ जाके स्प्रेइंग भी कर सकता है। फिर आजकल ड्रोन का उपयोग आप खाद को भी खेत में डालने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जो कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं, जैसे टॉप धान में करते हैं, गेहूं में करते हैं, तो उसके काम में भी ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपको कुछ फसल में कितनी पैदावार हो रही है, जैसे खासतौर से फल वगैरह में आपको अनुमान लगाना है कि कितनी पैदावार इस साल हो सकती है, तो उसमें भी ड्रोन का उपयोग कर सकता है कि वो उसका फ़ोटो लेके फिर आपको उस फ़ोटो को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि इस साल आपको कितना, मतलब फल की पैदावार हो सकती है। फिर एक ये भी हो सकता है कि कई बार खेतों में आपको मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी के लिए भी जाना पड़ता है बार बार, तो ये काम भी ड्रोन आपका कर सकता है कि अगर कोई अंदर कुछ घुस रहा हो, कोई जानवर घुस रहे हो, तो उसकी भी आपको जानकारी ड्रोन के थ्रू मिल सकती है। इसके अतिरिक्त भी अभी जैसे आपने सुना होगा कि जो फसल का नुकसान हो जाता है कई बार ओलावृष्टि या उसकी वजह से, तो उस केस में भी ड्रोन से आप इमेज लेके अंदाज लगा सकते हैं कि किस भाग में कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें भी इसका उपयोग काफ़ी कुछ होने लगा है। अब जब आपको कई बार खेतों में जाना पड़ता है निगरानी करने के लिए, बीमारी को देखने के लिए, तो उसमें आपका समय भी बचेगा। और अगर ये काम बहुत ही कम समय में और ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाएंगे, यहाँ तक कि आगे ये भी होने वाला है कि जैसे क्रॉप का इमेज फ़ोटो ले लिया, उसके बाद उस फोटो को एनालाइज करके ये भी अंदाज़ लगाया जाएगा कि क्रॉप में क्या न्यूट्रिएंट की और अप्लाई करने की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करने की ज़रूरत है, या उसमें भी इरिगेशन की कब ज़रूरत है, और ये भी सब अंदाज इस ड्रोन के द्वारा लगाया जाएगा। तो ड्रोन का मेरे हिसाब से ये कहना है कि कृषि में एक क्रांति लाने का प्रयास हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जाना है कि कैसे हम कृषि में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे हम हमारे खेत में जब हम फर्टिलाइज़र और दवाइयाँ का छिड़काव करते हैं तो हमें
1 एकड़ के छिड़काव में जहां 6 से 7 घंटे का समय लगता है, वहां पे ये समय भी बहुत कम हो जाता है। यानी कि हमारी लागत भी कम हो रही है और हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेती के बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ब्रेक से पहले हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में जाना। जी हाँ, हमने ड्रोन की तकनीक के बारे में जाना कि किस प्रकार से ड्रोन का हम उपयोग कर सकते हैं हमारे कृषि में। और अब हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। भारत देश जो है वो लगभग 80% का जो उत्पादन करता है वो हल्दी का करता है, और जिसमें से 60% मतलब आप ये मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो हल्दी होती है। और विदेश के कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ये सारे देश हमसे हल्दी लेते हैं। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार? आप भी हल्दी की खेती कर सकते हैं और हमारे भारत देश में साथ ही अपनी लागत भी बढ़ा सकते हैं। तो हल्दी की खेती हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर आर.के. जायसवाल जी, जो कि प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी में। आइए जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. जायसवाल, प्रमुख वैज्ञानिक फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी भोपाल से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश है, यह मसाले के रूप में जाना जाता है और हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ मसाले की खेतियाँ जो हैं बहुत अच्छे से हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ हल्दी का भी अब जो है काफ़ी प्रचलन हो गया है और इसकी खेती भी अब हमारे किसान भाई करने लगे हैं। मैं बात बताता हूँ 2000 की, जब शायद प्रदेश में हमारी हल्दी नहीं आया था, और ये फल अनुसंधान केंद्र जो है ये एक पायोनियर है जो कि हल्दी की खेती के लिए मध्य प्रदेश में जाना जाता है और यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दी की खेती की। हल्दी मुख्यतः हम लोग यहाँ पर जो फल अनुसंधान की ईटखेड़ी में, क्योंकि यहाँ पर बाग है और बगीचा है, और इन बाग बगीचों में जो खाली स्थान रह जाता है और पेड़ बड़े हो जाते हैं, तो इनकी खाली जगह में हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो कि हमको आर्थिक रूप से लाभकारी हो। तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी फसलों पर कार्य किया, अनुसंधान कार्य किया, परंतु उसमें से हल्दी जो है ये काफ़ी अच्छा जो है हमको जो है लगा, और हमें लगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो बाग हैं या बगीचे हैं जहाँ पर हमारे बड़े वृक्ष या पुराने बाग हैं, तो वहाँ पर भी हम हल्दी को ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हल्दी आप जानते हैं कि एक मसाले की फसल है और हर घर में, हर किचन में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के पाउडर हमारी किचन की शान है और एक चिमटी हल्दी से हम अपने शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता विकसित कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे परंपरा रही है कि हमारे किचन में हल्दी को हम लोगों ने स्थान दिया है। तो हल्दी जिसकी बात हम करते हैं, आज मध्य प्रदेश में लगभग 16,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हल्दी की खेती की जा रही है। किसान भाइयों, हल्दी की खेती करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि यहाँ का जलवायु। हमारा मध्य प्रदेश का जलवायु, क्योंकि ये जो हल्दी है ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ज़्यादातर होता है, और मुख्य रूप से केरला, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारे देश की लगभग 80% हल्दी की खेती होती है। इसके साथ ही साथ पूर्वी राज्य भी हैं, वहाँ पर भी हल्दी की खेती होती है। नए राज्यों के रूप में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हल्दी की खेती के रूप में सामने
आ चुका है। तो मैं किसान भाइयों की हल्दी की खेती कैसे करें, क्या क्या सावधानी रखना है और हल्दी कैसे लगाने हैं, इस बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले ये है कि हमारी जो बगीचा है, अगर आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में हल्दी को लेना चाह रहे हैं तो आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी इसको ले सकते हैं। खुले खेत में अगर लगाना चाहते हैं तो हमको थोड़ी सी छाया की व्यवस्था इसमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है भूमि की तैयारी करने के लिए हम 2 या 3 बार कल्टीवेटर चला लेते हैं और इसके बाद पाल बनाने वाली मशीन से हम पाल तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम आलू की करते हैं उसी प्रकार से हम पाल तैयार कर लेते हैं। पाल तैयार करने के पूर्व हमको ध्यान रखना है कि इसमें गोबर की खाद की जो आवश्यक रूप से डालना है या केचुआ की खाद हम डाल सकते हैं। तो प्रति हेक्टेयर लगभग जो है 200 क्विंटल मतलब 8 से 10 टाली गोबर की खाद हम डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्दी क्या है कि ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसीलिए हमारे पुराने जो हमारे जो लोग रहे हैं वो हल्दी की खेती को मना करते थे कि हल्दी की खेती लगाने से खेत खराब हो जाएगी। उनका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि हल्दी की खेती भूमि से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों का ग्रहण करता है। यदि हम पोषक तत्व नहीं देंगे तो पोषक तत्वों की कमी ज़मीन में भूमि के अंदर पड़ जाती है। तो इसलिए इसको हल्दी लगाने से आपको आवश्यक है कि हमें सारे पोषक तत्व देना आवश्यक है ताकि हमारी ज़मीन सुरक्षित रह सके। तो आपको कम से कम 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर अपने को डालना है। इसमें जो पाल जो हम तैयार करते हैं तो अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद को मिलाकर पाल तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि कोई भी चीज़ लगाने हैं या हल्दी लगाने हैं तो आपकी कौन सी किस्म या जातियाँ आपको लगानी हैं इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम लोगों ने जो यहाँ से जो अनुशंसा की है तो यहाँ पर हल्दी की जो 2 जातियाँ हैं वो सर्वोत्तम पाई गई है, जिसमें सेलम करके एक जाति है, यह महाराष्ट्र की है लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ये उपयुक्त है और ये बहुत अच्छी है और इसके पंजे भी बड़े होते हैं और इससे जो उबाल कर जब हम हल्दी बनाते हैं तो इसमें लंबे कली वाली हल्दी हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये भी जाति बहुत अच्छी है और प्रति हेक्टेयर लगभग हम जो है 200 से 250 क्विंटल इसका उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी जो जाति है वो है रोमा है। ये कॉस्मेटिक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका जो रंग होता है थोड़ा हल्का सा पीला होता है, जबकि सेलम का लाल पीला लिए हुए रहता है और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। तो रोमा एक बहुत अच्छी वेराइटी है और इसको भी आप हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। इसकी भी उपज लगभग जो है 160 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज आती है। किसान भाइयों, हल्दी लगाने का अभी आदर्श समय चल रहा है। ये जून का जो प्रथम या द्वितीय सप्ताह है या जून आखिरी तक हम हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने के लिए इसकी जो बीज की मात्रा है, जिसको हम राइजोम या कंद कहते हैं, तो इसकी मात्रा जो है लगभग प्रति हेक्टेयर 16 से 20 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है और तैयार किए हुए खेत में कंद को लगाने के पहले कंद का बीज उपचार कर लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है डाइथेनियम 45 या जिसको हम मैंकोजेब के नाम से जानते हैं, इसकी जो है 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के मान से घोल बना लें और आधा घंटा तक डुबाकर इसको कंद को रख दें। इसके बाद कंद को बाहर निकालें और थोड़ा सा सूखने दें और इसके बाद जो है हम इसको खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हल्दी में 2 प्रकार के कंद में 2 प्रकार के भाग होते हैं, जिसकी ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो मोटा सा गुटका आपको दिख रहा है या कंद का भाग राइजोम जो है, इसको हम कहते हैं मदर ट्यूबर्स या मातृकंद। ये कंद जो है बीज के लिए सर्वोत्तम होता है और यह अपने आनुवांशिक रूप से भी बिल्कुल शुद्ध होता है और आप देख रहे हैं कि इस कंद में ये अंकुरण निकलना प्रारंभ हो गया है।
तो यदि अंकुरित जो अंकुर आप देख रहे हैं, अगर अंकुरित हल्दी को आप लगाएंगे तो हमारे खेत में जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन के बीच में ये उगना शुरू हो जाएंगे। यदि बिना अंकुरित वाले कंद लगाएंगे, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि ये जो कंद दिख रहा है इसमें किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं हो रहा है, तो इसको अपन अंधा कंद भी कहते हैं। और इसको अगर आप लगाएंगे तो 25 कम से कम आपको जो है 20 से 22 दिन 23 दिन तक आपका समय लगेगा और इसको उगने के लिए। तो मैं आपको लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अंकुरित कंद लगाएंगे तो इनका खेत में अंकुरण जल्दी हो जाएगा। दूसरी प्रकार की आपको जो कंद मिलता है जिसको हम फिंगर कहते हैं या कली कहते हैं, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये फिंगर है या कली है। तो आप ये जो लगाएंगे ये भी बीज के रूप में काम में आता है और इसको भी अंकुरित करके हम खेत में तैयार की हुए ज़मीन पे सीधा इसको आलू की तरह जो पाल बनी है या मेड़ बनाए हैं आपने, उसमें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ इसको बैठा देते हैं। हल्दी जो है इनका रोपण हो जाता है। अब जो है हल्दी जो आपकी मैंने जो बताया, क्या अंकुरण जो है 20 से 25 दिन में होता है और इसके बाद लगभग जो है 35 से 40 दिन के बाद इसमें पत्तियां जो है बाहर पूरी आ जाती है और इसके बाद जो है हमको 45 से 50 दिन में इसमें मिट्टी चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए जो हमने पाल बनाया है उसी यंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं और मिट्टी इसमें चढ़ा सकते हैं। और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा, देखिए इसके लिए जो नाइट्रोजन जो है काफ़ी मात्रा लगती है और प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा लगती है। इसको हम 3 भाग में बांटकर देते हैं। पहला भाग जो है हम पहली बार जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय प्रति हेक्टेयर जो है 50 किलोग्राम के मान से नाइट्रोजन दे देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि बरसात का समय रहता है, मानसून का अपना पानी गिरता है वर्षा ऋतु में। इसमें हम ध्यान रखें कि अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था हम जरूर करें ताकि इसमें जल भराव की स्थिति ना हो। और हमारी अगर जल भरती है तो पौधा तो मरेगा नहीं, लेकिन इसकी बढ़वार पे फर्क पड़ जाएगा। तो आप जल निकास की व्यवस्था आवश्यक रूप से इसमें करा लें। किसान भाइयों, इसके बाद जो है 60 से 70 दिन के बीच में जैसे ही आपको बतर मिलता है तो हम दूसरी बार इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं और मिट्टी चढ़ाने के बाद हम जो दूसरी मात्रा है नाइट्रोजन की इसको देकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। और इसके बाद अभी मानसून का समय चल ही रहता है, तो इसके बाद देखते हैं कि 3 महीने के बाद हमारा मानसून का समय ख़त्म भी हो जाता है और अक्टूबर का महीना आता है। तो उस समय हम इसमें जो है तीसरी बार मिट्टी इसमें चढ़ाते हैं और अंतिम मात्रा जो है हमारी नाइट्रोजन की है इसको हम दे देते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें जो अब हमको जो है सिंचाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि मानसून जा चुके हैं। तो इसमें बहुत अच्छा बात ये होता है कि हमारी जो मेड़ बनी है, पाल हमने बनाए हैं, उस नाली के माध्यम से हम इसमें सिंचाई दे सकते हैं। ये थोड़ी लंबी अवधि की फसल होती है और इसको लगभग 180 से 200 दिन लगते हैं पककर तैयार होने के लिए। तो लेकिन इसकी हल्दी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें अपना किसी भी प्रकार के कीड़े एवं बीमारियां इसमें नहीं आती है। कई बार दूसरे जो फसल की कीड़े हैं वो इसमें आक्रमण करते हैं, परंतु इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि हल्दी अपने आप में सुरक्षित है, कीड़ों और बीमारियों से स्वयं ही वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। अब इसके बाद जो है इसकी खुदाई का समय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हम देख लेते हैं कि हल्दी की पूरी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और ज़मीन में बैठ जाती हैं, तब उस समय हमको इसकी खुदाई करनी चाहिए। कई बार हमारे किसान भाई जो है हल्दी की कच्ची खुदाई कर लेते हैं और ये फिर जो है कुछ दिन रखने के बाद जो है ख़राब होने लगता है। तो मैं यहाँ आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हल्दी की खुदाई जो है उपयुक्त परिपक्व होने के बाद ही इसको करें। पूरी इसकी पत्ती और डंठल अगर ज़मीन पे बैठ जाता है
तब हम खुदाई करेंगे तो निश्चित रूप से हम परिपक्व कंद प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे कंद का प्रयोग हम दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो प्रसंस्कृत करके हम हल्दी बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं इसका, या फिर इसको हम सुरक्षित रख के बीज के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोगों के हल्दी के बारे में जो जानकारी मिला, आप यदि आपके पास बगीचा है और उसमें जगह है बगीचे के अंदर, तो आप ज़रूर कुछ मात्रा में हल्दी को लगाकर जो है अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा घने हैं या जहाँ पर एकदम अंधेरा रहता है बगीचे में, वहाँ पर तो हल्दी उग जाएगी, लग जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा उपज नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा अगर सेमी सेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा धूप और छांव मिलता रहेगा तो आपकी उपज बहुत अच्छी प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम आपके पास यदि बगीचा है तो अपने खाने के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए आप 10 से 5 किलो तक कंद आप अपने खेत पे लगा सकते हैं, अपने बगीचे पे लगा सकते हैं, और अतिरिक्त आय भी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। बाद में अगर हमारा बीज बढ़ता है तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब मध्य प्रदेश शासन ने भी इस पर काफ़ी कार्य कर रही है, और हमारा एक जिला एक उत्पाद में हल्दी को भी शामिल किया गया है और इसकी खेती को महत्व दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप हल्दी की कुछ मात्रा ज़रूर अपने खेत पे लगाएं। यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा, खेत के साथ साथ आप अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पॉलीथीन बैग्स में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ एक तकनीक निकाली है कि यदि 10 से 12 पॉलीथीन बैग में एक एक कंद आप लगा लेते हैं तो आपको 8 से 10 किलो तक कच्चे हल्दी प्राप्त हो जाती है। और इस 8 से 10 किलो से यदि हम इसको पकाकर सूखी हल्दी प्राप्त करते हैं तो 2 से 2.5 किलो हल्दी हम अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। और एक परिवार के लिए ये जो 200 से 250 किलोग्राम जो हल्दी है वो साल भर के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप कुछ कंद जरूर अपने घर में लगाएं। इसके साथ ही ये हल्दी आपके घर पे लगा हुआ है तो ये सारे वास्तुशास्त्र के दोषों को भी दूर करता है। तो आप हल्दी का पौधा जो है अपने गमले में ज़रूर लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज का जो हमारा क्रम था, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानी हैं। हमने जाना कि किस प्रकार से हम अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके अपनी लागत को कम कर सकते हैं और आय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आय को बढ़ाने के लिए हमने आज एक और फल के बारे में, एक और फसल के बारे में जाना है, जो कि है हल्दी की खेती। अब यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में जानने का। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में, सामयिक कृषि सलाह, गन्ने की फसल में सामयिक कार्य, हल्दी की खेती और उन्नत कृषि यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। अल्पावधि के लिए JS 9305, JS 9560, JS 335, JS 9041, JS 2029 एवं मध्यम अवधि JS 9792, NRC 37, NRC 7, NRC 12 की बुआई कर सकते हैं। और इसी प्रकार धान की प्रजातियों में अति अल्पावधि जवाहर धान JD 75, वंदना अल्पावधि JD 201, JRH 8, दंतेश्वरी सहभागी मध्य अवधि MR 219, WGL 32100, IR 36, IRR 64, क्रांति महामाया पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1 MTU उपयुक्त है। समसामयिक कृषि सलाह। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित सोयाबीन किस्मों में से उपयुक्त किस्म का चयन कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करें जो कि न्यूनतम 70% होना चाहिए। अंतिम बखरनी से पूर्व गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में फैला दें।
पीला मोज़ेक बीमारी की रोकथाम हेतु अनुशंसित टीका कीटनाशक थामोमिथॉक्सोम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 1.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करने से क्रय या उपलब्धता सुनिश्चित करें। वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। सूखे खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग नहीं करें। किसान भाइयों, इस समय गन्ने की फसल को विशेष संरक्षण की जरूरत है। वर्षा ऋतु में तेज हवा और आंधी के कारण गन्ने की फसल आड़ी हो जाती है, जिससे फसल को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गन्ने के 4-5 पौधों को भलीभांति एक दूसरे से बांध देना चाहिए। समय से बोई गई गन्ने की फसल में 70 से 80% जमाव होने पर पहली सिंचाई करें एवं अगर खेत में पर्याप्त नमी हो तो बुआई के 45 दिन बाद 150 से 160 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। साथ ही साथ खेत में खरपतवार नियंत्रण के उपाय करें तथा पेड़ी की फसल में फुटाव पूरा होने पर सिंचाई, गुड़ाई व खाद की पूर्ण मात्रा डालें एवं पेड़ी के लाइनों के बीच सूखी पत्तियां बिछाकर 25 किलोग्राम लिंडन नामक दवा का भुरकाव करें, जिससे दीमक व हानिकारक कीटों से फसल को सुरक्षा मिलती है व खेत की नमी को संरक्षण प्राप्त होता है। किसान अगर हल्दी की खेती वैज्ञानिक विधि से करे तो काफी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई कर बखर लगाकर पाटा लगाएं और क्यारियां बनाकर हल्दी की बुआई करें। हल्दी की बुआई का सही समय जून से जुलाई माह होता है। इसके लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से हल्दी के बीज कंदों को डाइथेन M 45 दवा से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। हल्दी से बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर एवं कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा उर्वरक के लिए गोबर की खाद 250 किलोग्राम नत्रजन, 175 किलो स्फुर, 60 किलो तथा पोटाश 120 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से डालें। अगर किसान भाई चाहें तो अंतर्वर्ती फसल के रूप में आम, अमरूद, नींबू, संतरा, बेर, आंवला के साथ कतारों के बीच लगाकर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जाना कि किस प्रकार से हम हमारे कृषि में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही हमने जाना है हल्दी की खेती के बारे में और इसके बाद हमने जाना कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं रात 11 बजे, साथ ही सुबह 7:30 बजे भी। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।